दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग हिंदी से संबंधित एक बार फिर से जुड़ गए हैं मॉक टेस्ट 2 को लेकर के। तो दोस्तों दूसरे मॉक टेस्ट में आपको हिंदी से जो क्वेश्चन दिए गए थे उसमें आपसे कहाँ गलतियाँ हुई, क्या आपने सही किया, एक बार उसकी जांच पड़ताल कर लेते हैं। क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये मॉडल टेस्ट पेपर बनाए जा रहे हैं और निश्चित रूप से आपके परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे या तो हूबहू यहाँ से पूछे जाएंगे या तो इससे मिलते जुलते प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और एक एक सवाल पर विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं। पहला सवाल है कि कादंबरी किस लेखक की रचना है। एकदम सिंपल सवाल है, कादंबरी किस लेखक की रचना है आपको बताना है। तो देखिए आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन भी आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है यहाँ पर कि किसकी रचना है कादंबरी। ठीक है, तो लिखा दोस्तों भवभूति की रचना है, कबीरदास जी की रचना है, बाणभट्ट जी की रचना है या फिर विद्यापति की रचना है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कादंबरी जो रचना है ये बाणभट्ट की रचना है। किसकी रचना है? कादंबरी ये बाणभट्ट की रचना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको आप याद रखिएगा, कादंबरी रचना किसकी है? बाणभट्ट की। अगर मैं भवभूति की बात करूं तो भवभूति जी की सबसे प्रसिद्ध जो रचना है भवभूति की, जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, एक तो है उत्तर रामचरितम। ठीक है, उत्तर रामचरितम। ठीक है, उत्तर रामचरितम ये बहुत प्रसिद्ध रचना दोस्तों। एक तो ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक है दोस्तों मालती माधव। कौन सा है? मालती माधव, यह एक फेमस किताब है, यह भी इन्हीं की रचना है। और एक है दोस्तों महावीर चरितम। ठीक है, महावीर चरितम। दोस्तों इनकी ये 3 किताबें हैं जो आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं, केवल और केवल ये 3 किताबें भवभूति जी की। अगर आपको ये किताब याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कबीरदास जी की बात करें तो कबीरदास जी की जो रचना है दोस्तों साखी शबद रामायणी, वैसे इन्होंने कोई भी रचना स्वयं से नहीं किया है। ठीक है, इनके जो शिष्य थे वो करते थे, तो याद रखिएगा। फिलहाल तो भी आपको याद रखना है कि साखी शबद रामायणी ये जो रचना है ये कबीरदास जी की रचना है, इसी को हम बीजक के नाम से जानते हैं। तो ये रचना किससे संबंधित है? कबीरदास जी से संबंधित है। और अगर मैं बाणभट्ट की बात करूं तो बाणभट्ट के बारे में आपने पढ़ लिया कि कादंबरी इनकी रचना है। ठीक है, अच्छा अगर मैं विद्यापति की बात करूं दोस्तों कि विद्यापति ने कौन कौन सी रचना किया है, तो याद रखिएगा इनकी एक रचना का नाम है कीर्तिलता। क्या नाम है? कीर्तिलता। या फिर एक और रचना इसी से मिलता जुलता है, कीर्ति पताका। ठीक है, क्या क्या? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्ति पताका, पताका माने होता है ध्वज, झंडा। ठीक है, तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ठीक है, और एक पदावली करके रचना दोस्तों ये इनकी रचना है, तो ये भी आप याद रखिएगा। हो सकता हो परीक्षा में एक न दे करके कोई दूसरा ऑप्शन दे दे, तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल आप बाणभट्ट कर लें, ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, करा यहां पर सुमेलित करना है, ये थोड़ा सा और भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने इस सवाल का गलत जवाब दिया। अरे मेरे भाई आप गलती क्या करते हो? देखिए जो आसान हो ना पहले उसको मैच करा दो। अभी 1 मिनट के अंदर दिखने में जितना कठिन दिख रहा है उतना ही ज्यादा आसान है। देखो एक लिखा है यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार, और आप सभी जानते हैं, हर बच्चा जानता है कि अतिशयोक्ति अलंकार में बातें बढ़ा चढ़ा करके जाती हैं। आप खोजिए बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी यहां पर हो गया ई। अभी बता दो ई का बड़ी ई में जाएगा, ई का बड़ी ई में जाएगा। ठीक है, यानी तीसरे में बड़ी। अब देखिए यहां दूसरे में बड़ी दिया है, ये गलत हो जाएगा। यहां तीसरे में बड़ी ई दिया है, ये हो सकता सही हो जाए। यहां दूसरे में बड़ी ई दिया है, ये गलत हो जाएगा। यहां पहले में बड़ी ई हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आप कर क्या रहे थे? आप तो देखते ही बता देते कि पहला गलत है, दूसरा गलत है और तीसरा गलत है। ये तो मैच ही नहीं कर रहा था, तो आपको बाकी जानने की जरूरत भी नहीं थी। ये मैं टेक्निक बता रहा हूं कि कई बार जो ऐसे कठिन सवाल होते हैं उनके इतने सामान्य से अर्थ होते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे ना समय यहां बिताते हैं। स्लेस वाला क्या पढ़े थे? अरे छोड़ो स्लेस वाला, जो आता है जिस पे आप 100% कंफर्म है उसको सेट करके आगे बढ़ जाइए। अब जैसे ही सेट करेंगे देखिए मिल गया आपको। फिलहाल आइए हम सेट भी कर लेते हैं। श्लेष अलंकार कहां होता है दोस्तों? श्लेष का अर्थ होता है जहां चिपका हुआ अर्थ रहता है, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। मैंने बताया था श्लेष का तात्पर्य चिपका हुआ। ठीक है, तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। और उत्प्रेक्षा में याद रखेगा संभावना हो जाती है अलग की। ठीक है, जैसे उत्प्रेक्षा में क्या हो जाता है दोस्तों? जहां उपमेय में उपमान की संभावना आ जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। और दृष्टांत में प्रतिबिंब याद रखेगा, उपमेय और उपमान बिंब प्रतिबिंब के रूप में चित्रित करना, यह क्या कहलाता है? दृष्टांत अलंकार कहलाता है। अब जाकर के आप मैच कराते, तब जाकर के यही बात बनती। तो वैसे भी आपकी ये बात बन सकती थी, बट पता नहीं क्यों आपने ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, आगे ध्यान दीजिएगा। अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते? अगर अलंकार के मुख्य भेद देखा जाए दोस्तों तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है शब्दालंकार। ठीक है, शब्दालंकार होता है। ठीक है, दूसरा होता है
अर्थालंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ये तो 100% है। अब देखिए कहां कहां नहीं दिया है, इसमें शब्दार्था की कोई बात नहीं है, इसमें शब्दार्था की बात है तो मिश्रालंकार है। क्या ऐसा कोई अलंकार होता है? मिश्रालंकार टाइप का कोई अलंकार नहीं, रसालंकार कोई नहीं, उभयालंकार है जो दोनों में आ जाते हैं। तो दोस्तों काट पीट के आपका एक उत्तर बन गया कि सर ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आपने देख लिया। तो इसका जो तीसरा प्रकार है ये आपने कर लिया कि सर यहां पर उभयालंकार हो जाएगा, ठीक है, उभयालंकार हो जाएगा। और अर्था करिएगा, ठीक है, अर्थ धन अलंकार बराबर अर्थालंकार, ये आपका बन के आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल करने का प्रयास करते हैं। अगला है, ध्यान से पढ़िए, इसका जवाब दीजिए, ठीक है। लिखा है आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? फिर से पढ़िए, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण, किसके कारण? आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो जो बाहर प्रकाशित करते हैं वही तो अनुभाव होते हैं। क्या होते हैं? जो बाहर प्रकाशित कराते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे अनुभाव कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। और अनुभाव के भेद कौन कौन से होते हैं? मैंने बताया था दोस्तों, अगर आपने पढ़ा होगा डिटेल से, अनुभाव के कुल 4 भेद माने जाते हैं। पहला होता है दोस्तों कायिक भेद। क्या होता है? कायिक, कायिक अनुभाव का नाम सुना होगा, पहला भेद होता है। दूसरा होता है वाचिक अनुभाव, ठीक है, वाचिक अनुभाव। तीसरा होता है आहार्य अनुभाव। क्या होता है? आहार्य अनुभाव। और अगला होता है सात्विक अनुभाव, ठीक है, सात्विक अनुभाव। ये याद रखेगा, कुल 4 प्रकार के अनुभाव होते हैं जो आपको पढ़ाया गया होगा। और आपकी परीक्षा में सामान्य प्रश्न नहीं आएंगे, यह मैं पहले से आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है। तो जितना अच्छे अच्छे प्रश्न पे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप जारी कर दीजिए। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? किसके संदर्भ में दोस्तों? नाटक के संदर्भ में, ठीक है, नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या सिर्फ और सिर्फ कितना माना है? 8 माना है। कितना माना है? 8। क्या आप उन रसों के बारे में बता सकते हैं? बताया जा सकता है, बिल्कुल बताया जाता है। जैसे श्रृंगार रस हो गया, ठीक है, एक एक करके देखिए, रसों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 8 माना गया, ठीक है। पहले श्रृंगार, मोहब्बत हो गया, फिर हास्य हो गया, फिर आप बिछड़ गए ना, तो याद रखिए। चलिए अभी और कर लीजिए, रौद्र रस, ठीक है। वैसे एक बात बताइए, एक चीज और बताइए यहाँ पे, यार मिट जाओ, ठीक है। आप ना यहाँ पे अस्थाई भावों को ध्यान से देख के करिए। जैसे श्रृंगार का अस्थाई भाव रति, मैंने कहा ये भी आपको बता दूं। हास्य का अस्थाई भाव क्या है दोस्तों? हास हो जाएगा, ठीक है, हास हो जाएगा, हास माने हंसना, ठीक है। इसी प्रकार करुण का अस्थाई, करुण माने होता है रोना, ठीक है, करुण माने रोना, ठीक है। तो याद रखेगा, अस्थाई भावों के साथ भी आपको याद रखना चाहिए। फिलहाल मैं आपको एक साथ पूरा बता देता हूं, ठीक है। ऐसे हो जाता है रौद्र का तात्पर्य हो जाता है क्रोध, यहां रोना हो जाएगा, यहां पर क्रोध हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखेगा, पहला दूसरा, श्रृंगार हो गया, हास्य हो गया, करुण हो गया, रौद्र हो गया, वीर रस, ठीक है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या हो जाता है दोस्तों? उत्साह हो जाता है, उत्साह हो जाता है। इसके बाद हो गया भयानक रस। क्या हो जाएगा? भयानक रस, ठीक है, भयानक रस, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? विभत्स हो जाता है, विभत्स, ठीक है, विभत्स हो जाता है। और क्या हो जाता है? अद्भुत हो जाता है। क्या हो जाता है? अद्भुत हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा दोस्तों, ये टोटल 8 रस माने गए हैं भरत मुनि के अनुसार। तो याद रखेगा यहां पर 8 हो जाएगा। और अक्सर जब इनका नाम दिया रहेगा तभी ऐसा करिएगा, ठीक है। चलिए, छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? सिर्फ आपको ये बताना कि छंद में चरण कितने होते हैं। तो अगर छंद की बात किया जाए तो पहला सवाल जो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि छंद का जो प्रयोग देखने को मिला दोस्तों, ऋग्वेद में देखने को मिला। कहां पर? ऋग्वेद में। याद रखिएगा, सबसे पहले छंद का प्रयोग कहां मिला है? सबसे पहले छंद का प्रयोग ये ऋग्वेद में मिला था, हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज आप पढ़िए कि छंद में कितने चरण होते हैं। तो च से चरण और च से 4, ठीक है। तो याद रखिएगा 4 चरण होते हैं, कभी भूलिएगा मत, च से 4 और च से चरण, ठीक है। तो याद रखिएगा, छंद में हमेशा कितने चरण होते हैं दोस्तों? 4 चरण होते हैं, ठीक है, 4 चरण। और यहां पर चरण को कहीं कहीं पर 2 नामों से जाना जाता है। चरण को कभी कभी हम पद कहते हैं और चरण को कभी कभी हम पाद भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। हाँ, कुछ केसेज में याद रखिएगा छंद 6 चरणों में भी बटा होता है, ठीक है, 6 चरणों में भी बटा होता है। लेकिन आपसे पूछा है प्रायः, क्या पूछा है? प्रायः। तो प्रायः तो दोस्तों ये 4 में ही होगा, ये आप याद रखिए। और वैसे भी 6 का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, ठीक है। चलिए, ऐसे एक एक करके हर एग्जाम सेट में, हर एक मॉक टेस्ट में मैं आपको और भी क्वेश्चन ला के दूंगा, क्योंकि एक ही में मैं छंद से 10 सवाल तो पूछ नहीं सकता हूं, कुछ कुछ सवाल हमें पूछना पड़ेगा। तो आप उसी प्रकार से सीखते चलिए, ठीक है। ये 2 बातें मैंने आपको सिखाया, दोनों याद रखेगा। आगे जब तीसरी बात सिखाऊंगा इन दोनों को याद दिला दूंगा, ठीक है।
आगे देखिए, इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की क्या है पहली पुस्तक है, पहली किताब दोस्तों छंद शास्त्र की कौन मानी जाती है? तो छंद शास्त्र की पहली किताब माना जाता है छंद सूत्र को। किसे मानते हैं दोस्तों? छंद सूत्र को। याद रखेगा, छंद शास्त्र की पहली किताब माना जाता है। अच्छा, अब बात आती है दोस्तों, इसको लिखा किसने है? इसको तैयार किया था आचार्य पिंगल ने। जैसे आप रस में भरत मुनि का नाम पढ़ते हैं, वैसे छंद में आप पिंगल जी का नाम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसकी रचना कहा जाता है कि 300 ईसा पूर्व किया गया था, ठीक है। याद रखेगा, इस किताब की रचना, छंद सूत्र की रचना, ये 300 ईसा पूर्व आचार्य पिंगल ने किया था। याद रखेगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, करा अस्तबल की बल, ध्यान से पढ़िए दोस्तों, अस्तबल की बला, बल नहीं, अस्तबल की बला बंदर के सिर, ठीक है। इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, अस्तबल की बला बंदर के सिर लिख रहा है, बेकार की वस्तुओं को दूसरे के मत्थे मढ़ना, गलती करके रौब जमाना, किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना, कहा जाए कुछ और समझा जाए कुछ और। तो याद रखेगा, अस्तबल की बला बंदर के सिर, इसका तात्पर्य दोस्तों दोष यानी गलती कोई और व्यक्ति ने किया और उसकी सजा किसी और व्यक्ति को दिया जा रहा है, यह कहा जाता है दोस्तों। देखिए, यहां पर बहुत सारे बच्चों ने चूज किया था, लगभग 60% बच्चों ने अपना उत्तर चूज किया था ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नहीं होगा, नहीं होगा। बेकार की वस्तुओं में दूसरों के, बेकार की वस्तुओं को दूसरे के मत्थे मढ़ा जाना, यह आपका नहीं होगा। यहां राइट आंसर होगा किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना। बहुत बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि दोनों में नजदीकियां बहुत हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, करा आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब क्या दोस्तों? तो याद रखेगा, याद रखेगा, सिंपल बातें बताऊं कि बेमेल चीजों का मिश्रण, आधा तीतर आधा बटेर, यानी आधा ये आधा वो, सब मिला के खिचड़ी कर दिया गया है, इसको कहा जाता है आधा तीतर आधा बटेर। यानी जहां पर पंचमेल खिचड़ी बन गई हो, यानी सारा सामान एक ही में मिला दिया हो, ठीक है, उसे कहा जाता है। तो याद रखेगा, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। अब देखिए, जो शुद्ध वाक्य दे रहा है, जो सत्य बता रहा है दोस्तों, आपको खाली वो बताना है, ठीक है। मुझे केवल 4 रोटियां मात्रा दीजिए, मात्रा तो कुछ लगाने की जरूरत है नहीं, मुझे केवल 4 रोटियां दो, इज्जत से बात करो, मुझे 4 रोटियां केवल मात्रा दो, दोस्तों ये गलत हो गया। मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए, ये एकदम बढ़िया दोस्तों। याद रखेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, याद रखेगा ऑप्शन नंबर 4 जिन बच्चों ने किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे देखिए, करा फिर से एक बार शुद्ध वाक्य छांटिए, करा कई रेलवे के कर्मचारियों ने, कई रेलवे कर्मचारी नहीं, रेलवे के कई कर्मचारी होता है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। जब अवस्था लिख दिया तो साल बताने की क्या जरूरत, हम तो अवश्य ही जाएंगे। मैं हल करने की तलाश में हूं। अब नीचे के 2 सवालों में दोस्तों आपको ढूंढना है कि सही और गलत क्या है, ठीक है। वैसे शुद्ध वाक्य कह रहा था, एक बार और देख लेते दोस्तों, ठीक है। यहां पर शुद्ध वाक्य और क्या होगा, ध्यान से पढ़िए। जैसे पहला लिखा है कि रेलवे के कई कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो मैंने कहा कि कई यहां पे नहीं लगेगा, कई कर्मचारी होते हैं, कई रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई दोस्तों, ऐसा कहता तो हो जाता, ठीक है। अच्छा, आगे लिख रहा दोस्तों, हम तो अवश्य ही जाएंगे, तो लिख देता ना हम तो अवश्य जाएंगे, अवश्य ही जाएंगे, ये आपका गलत दे दिया। मैं हल करने की तलाश में हूं, मैं हल करने की तलाश में नहीं हूं, मैं हल का कोई तलाश नहीं होता दोस्तों, यह भी गलत हो जाएगा। ऐसे में तो आपको लगा कि चारों के चारों ऑप्शन गलत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रयास कीजिए। आगे देखिए, पहला तो कतई नहीं होगा और तीसरा 100%, पहला कभी नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता। अब दूसरे और चौथे में एक बार फिर से दिमाग लगाते हैं। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, इस समय आपकी अवस्था क्या है, 40 वर्ष की है। कुछ हद तक यहां पर कहा जा सकता है कि ठीक है, चलो अवस्था कहा जा सकता है, ठीक है, या आपकी आयु 40 वर्ष की भी कहा जा सकता है, ये माना। लेकिन तलाश नहीं दोस्तों, हल करने का प्रयास किया जाता, तलाश नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहां पर आप ऑप्शन नंबर 2 कर लीजिए, मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 चूज करिए दोस्तों, ये आपका एक सही जवाब होगा। अन्यथा आप बताइए अगर आपकी तरफ से कोई इशू आता है तो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही होगा, ठीक है। आगे देखिए, करा कि जब इस तरह का लोप चिन्ह आता दोस्तों तो इसको क्या नाम दिया जाता, ठीक है। तो मैं पहले ही बता दिया कि लोप चिन्ह है। देखिए आपके सामने डैश डैश, जैसे मैंने आपसे पूछ दिया भारत की, फिर दे दिया डैश 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 डैश, राजधानी है, ठीक है, राजधानी है। तो आप इस रिक्त स्थान में क्या करते, पूर्ण करते हैं कि भारत की राजधानी क्या है दोस्तों, नई दिल्ली है। क्या है, नई दिल्ली है।
दोस्तों याद रखिएगा। और ये जो चिन्ह लगा है दोस्तों, ये हंसपाद इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? हंसपाद, ठीक है, याद रखिएगा। फिलहाल ये जो नीचे वाला लगा है दोस्तों, कभी कभी ऐसे लगता है, कभी कभी ऐसे ऐसे भी लग जाता है, कभी दोस्तों ऐसे भी लग जाता है। तो इसके कई सारे स्टाइलिश हैं, ठीक है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोप सूचक चिन्ह है। क्या है? लोप सूचक चिन्ह होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। स्थान सूचक, समाप्ति सूचक नहीं, ठीक है, ये लोप सूचक चिन्ह के अंतर्गत आता है। अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है? अर्थ की दृष्टि से दोस्तों कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है? वाक्य के कई प्रकार होते हैं। अब कौन सा प्रकार नहीं है ये तो आप तभी बता पाओगे जब आप अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते कितने हैं, जब आप ये बता ले जाओगे। अगर आप ये बताते जाओगे तो आप सब बता ले जाओगे। आइए हम लोग बात करते हैं दोस्तों। पहला वाक्य का प्रकार होता है विधिवाचक, ठीक है, विधिवाचक, ये पहला होता है, ठीक है। दूसरा आप कर लीजिए निषेधवाचक, जो नकारात्मक वाले होते हैं, विधि माने जो सकारात्मक होते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया विधिवाचक, दूसरा हो गया निषेधवाचक, ठीक है। तीसरा कर लीजिए क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। चौथा कर लीजिए अगर आपने किसी को आज्ञा दे दिया तो बन गया यहां पर क्या? आज्ञावाचक, ठीक है। क्या बन गया आपका? आज्ञावाचक बन गया। ऐसे बनाते चलिए एक एक करके, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने किसी पर संदेह कर दिया तो यहां पर हो गया संदेहवाचक, ठीक है, संदेहवाचक। अगर आपने किसी को चीज को देख करके मुंह खोल दिया, वाओ, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? विस्मयवाचक। क्या हो जाएगा? विस्मयवाचक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी इच्छा कुछ हो गई, इच्छा, तो इच्छा से बनता है दोस्तों इच्छावाचक या इच्छार्थक, ठीक है, इच्छावाचक या इच्छार्थक। या अगर आपने कहीं संकेत दे दिया तो यहां पे बन जाता है संकेतवाचक। क्या हो जाता है? संकेतवाचक। तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर क्या है? विधि निषेध प्रश्न तो है, संयुक्त वाचक कुछ होता नहीं है, ये आप याद रखिएगा। मैं आपको 8 क्यों लिखा हूं? क्या पता परीक्षा में ये ना दे करके कुछ और दे दे, तो कम से कम ये 8 टाइप आपको पता होना चाहिए। या आपसे यही पूछ ले कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 8 प्रकार के, 10 प्रकार के। तो क्या बताएंगे दोस्तों? 8 प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तब जाकर आप सही उत्तर कर पाएंगे, अन्यथा आप गलत ही करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बताइए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बताइए, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है सपरिवार में कौन सा समास है? तरीके ये सब प्रश्न पूछने वाली बात है। अगर मैं यहां पे लिखा सपरिवार तो याद रखेगा इस स से दोस्तों बहुत सारे वर्डों का निर्माण होता है, जैसे सपरिवार, ठीक है, जैसे सशरीर, ठीक है, शरीर के साथ, ठीक है, परिवार के साथ। तो दोस्तों यहां पर अव्ययी भाव समास नजर आता है। क्या आता है? अव्ययी भाव समास नजर आता है। और वैसे भी अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है दोस्तों, उससे जोड़ करके बहुत सारे पदों को तैयार किया जाता है। तो यहां पे आप कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर 2, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। जो अव्ययी भाव समास जहां पे नजर आ रहे हैं दोस्तों, उनका आपको चयन करना है। ध्यान से पढ़िए, समझिए और तब इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आइए बात करते हैं। पाप पुण्य हो गया दोस्तों। कभी कभी एक शब्द देता है पापा पाप। क्या देता है? पापा पाप। इसको आप अलग करेंगे ना तो आएगा पाप धन अपाप। पाप धन अपाप। पाप माने पाप हो जाता है और अपाप का तात्पर्य पुण्य हो जाता है, ठीक है। तो वही बात ये देखिए यहां पे लिखा है पाप पुण्य। तो पाप पुण्य क्या होता है दोस्तों? यहां पर आपका क्या हो जाता है? द्वंद्व समास आता है। क्या है ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण आता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आजीवन में जो आ है दोस्तों, ये आपका क्या है? ये आपका एक तरह से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और यहां पर यह अव्यय के तरह से इस्तेमाल भी किया जाता है। तो यह आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछा भी था ना, अव्ययी भाव समास ही हो जाएगा, ठीक है। घुड़सवार, घोड़ा धन सवार बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? घुड़सवार हो जाता है। और घुड़सवार क्या है दोस्तों? याद रखेगा, यह तत्पुरुष समास है। कौन सा है? यह तत्पुरुष समास है। और पीतांबर किसे कहा जाता है? यह विष्णु जी को कहा जाता है। तो याद रखेगा इसमें कौन सा आ जाएगा? बहुब्रीहि समास। क्या आ जाएगा? बहुब्रीहि समास। तो आपसे पूछा था कि कौन सा अव्ययी भाव समास है, जान जाइए। अगर पूछता कौन सा बहुब्रीहि समास है तो भी आप जान गए। तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो इत्मीनान से आप उत्तर दे दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। करण लघुर्म में कौन सी संधि है? लघुर्म में सिर्फ आपको संधि बताना है। देखिए संधि के लिए पहले आपको संधि विच्छेद बताना पड़ेगा, ठीक है, संधि विच्छेद बताना पड़ेगा, तब आप करेंगे। अब देखिए लघु जो शब्द होता है ऐसे लिखता है छोटा ऊ, फिर ऊर्मी होता है, लघु धन ऊर्मी। तो यहां पर देखिए छोटा ऊ और यहां पे छोटा ऊ, ये दोनों छोटे ऊ मिल करके बड़ा ऊ बन गया है, तभी हो गया लघुर्मी, ठीक है। और जब कभी ऐसा होता है दीर्घ होता है तब उसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहा जाता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों? यह आ जाएगा दीर्घ स्वर संधि। लघुर्मी जो है यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। मैंने आपको यहां पर संधि विच्छेद करके भी दिखा दिया ताकि इत्मीनान से आप चीजों को
समझ जाइए, ठीक है, समझ में आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं। करा तद्धित प्रत्यय वाली पंक्ति का चयन कीजिए जहां पर कैसा प्रत्यय दिया है, तद्धित प्रत्यय दिया है। अब आपको जानना पड़ेगा दोस्तों ये तद्धित प्रत्यय होता क्या है, तब तो आप कुछ करेंगे, अन्यथा आपसे हो जाएगा गलत, ठीक है। देखिए पहले पढ़ लीजिए, मेरा, चचेरा, ठीक है। अब मेरा तो गलत दे दिया, ठीक है, मेरा तो पहले ही गलत हो गया। चचेरा सुनार मलिन, मालिन, होनहार बिकाऊ चढ़ाई पछतावा, डूबता भुलक्कड़ फिरौती सजावट, चलन गवैया घुमक्कड़ और रुकावट। दोस्तों इसमें तद्धित प्रत्यय की बात कर रहा है, तो आइए प्रत्यय पहले ढूंढते हैं। अगर मैं चचेरा की बात करूंगा दोस्तों, तो चचेरा में एरा प्रत्यय, चचेरा में क्या है, एरा प्रत्यय, ठीक है, तो याद रखेगा ये हो जाएगा। बिकाऊ जो शब्द दे रहा दोस्तों, बिकाऊ में आऊ प्रत्यय है, ठीक है। भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है, उसी प्रकार से गवक्कड़ में याद रखेगा अक्कड़ प्रत्यय है, ठीक है। ये सब चीजें याद रखेगा। यहां आपसे पूछा है तद्धित प्रत्यय, आपको रटना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तद्धित प्रत्यय की बात करूं तो याद रखेगा जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, जिसमें रुकावट दिया, रुकावट, रुकावट में आवट प्रत्यय, घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय, गवैया में अय्या प्रत्यय और चलन में न प्रत्यय। याद रखेगा ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये तद्धित प्रत्यय वाली पंक्ति है, ये आपको ध्यान से देखना था, ठीक है, इसको याद रखेगा, ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला ध्यान से पढ़िए, ठीक है। लिख रहा अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है। अगर अत्यधिक कहीं पे लिखा भी हुआ दोस्तों और आप यहां संधि विच्छेद भी कर लीजिए तो भी मजा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाता है दोस्तों अति, अति धन अधिक, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक हो जाता है। याद रखिएगा अति धन अधिक, अत्यधिक, और यहां पे संधि ऑटोमेटिक पैदा हो जाती है, यण संधि, ठीक है। फिलहाल आपसे पूछा था कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग हमेशा पहले लगता है, तो यहां पर अति उपसर्ग आएगा, अत्य उपसर्ग नहीं आएगा दोस्तों, अति उपसर्ग आएगा। क्या आएगा, अति उपसर्ग आएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां चूज कर लीजिएगा, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। सुबह में चिड़ियां चहचहाने लगती है, सुबह में चिड़ियां चहचहाने लगती है, इसमें वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानना है, ठीक है। चहचहाने लगती है, करा सामान्य वर्तमान काल है या अपूर्ण वर्तमान काल है। सुबह में चिड़ियां चहचहा रही थी, चहचहा रही है, ठीक है, तो याद रखिएगा तब अपूर्ण हो जाता। यहां तो बता दें कि चहचहाने लगती है सामान्य वर्तमान काल है, ये अपूर्ण वर्तमान काल नहीं है। और भूतकाल से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भूतकाल होता तो था का इस्तेमाल किया जाता, भविष्य काल होता तो गा का इस्तेमाल किया जाता। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते और देखते और समझते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए अगर भूतकाल में पूछता आपसे, जैसे मोहन चला गया, ठीक है, तो ये आपका पूर्ण भूतकाल होगा कि चला गया, ठीक है। सीता सो रही थी, अभी सो रही थी, जगी नहीं थी, ये अपूर्ण भूतकाल है। इस तरह से सेंटेंस यहां पर बनते हैं। आगे देखिए, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है दोस्तों, ये आपसे परीक्षा में जब जब पूछा जाता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में गलत करते हैं। आज मैं आपको सिखाता हूं प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है। जैसे अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ना याद रखेगा एक क्रिया होता है, लेकिन याद रखेगा जैसे मैं मैं आपको पढ़वा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, पढ़वा रहा हूं या पढ़वाना, तो याद रखेगा ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर आप स्वयं से जाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप स्वयं से जैसे चलना, तो चलना का प्रेरणार्थक क्रिया बनेगा दोस्तों चलाना, क्या हो जाएगा, चलाना। जैसे जगना, ठीक है, तो जगना का प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा दोस्तों जगाना, क्या हो जाएगा, जगाना, ठीक है। इसी तरह से पढ़ना का प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगा, पढ़ाना, क्या हो जाएगा, पढ़ाना। इसी तरह से बदलना का प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगा, बदलवाना, ठीक है, बदलवाना, ठीक है, याद रखिएगा ऐसे बनेगा। तो ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया आ जाएगा, और इसमें जो आपका मैच कर रहा है वो जगना से जगाना, तो याद रखिएगा ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी। आप सीखिए इस तरह से प्रेरणार्थक क्रिया सीखिए, ठीक है। और एक शब्द और देखिए, प्रेरणार्थक, इसी के अलावा दोस्तों ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है, इसको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कभी परीक्षा में लक बाई चांस द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया पूछ दे, जैसे चलना से चलाना और चलाना से चलवाना, ठीक है, चलवाना, ठीक है, बदलना से बदलाना, पहले बदलाना करिएगा, ये मैं गलत लिख दिया हूं, बदलाना और फिर बदलवाना, ठीक है, ऐसे पढ़वाना, ठीक है, जगवाना, ऐसे इसका क्या हो जाएगा, चलाना का चलवाना, ठीक है। याद रखिएगा ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। तो एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, एक होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, दोनों बातों को आप ध्यान में रखना है आपको। यहां पर जगाना आपका हो जाएगा, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, श्रोता का तात्पर्य क्या दोस्तों, श्रोता का तात्पर्य सुनने वाला। जैसे वर्तमान में अगर मैं बात करूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप यहां सुनने का कार्य कर रहे हैं, तो श्रोता के लिए क्या होता है दोस्तों, करा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम
मध्यम पुरुषवाचक या अन्य पुरुषवाचक। अच्छा याद रखेगा यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां हमेशा श्रोता के लिए हमेशा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम लिया जाता है। श्रोता के लिए क्या होता है, हमेशा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम लिया जाता है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा आप कहोगे सर उत्तम में क्या होता है, तो उत्तम में हमेशा वक्ता होता है। वक्ता यानी जो बोलने वाला है वो हमेशा क्या होता है, यहां होता है। जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, वो हमेशा मध्यम पुरुष में रखा जाता है। वक्ता को उत्तम पुरुष में रखा जाता है, श्रोता को मध्यम पुरुष में रखा जाता है। और जो अन्य लोग हैं, अन्य लोग कौन से, जो केवल मतलब अन्य लोग हैं इन दो के अलावा, सुनने बोलने वाले के अलावा, उनको कहां रखा जाता है, उनको अन्य पुरुषवाचक में रखा जाता है। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है कि वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कारक कौन सा है दोस्तों, ये कारक बताना है। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कारक अपादान। अपादान तो दोस्तों तब होता जब अलगाव की बात करता। संबंध तब होता जब एक दूसरे से किसी न किसी से संबंध दिखाया जाता। कर्ता ने कर्म को होगा नहीं, बचा एक ही ऑप्शन, मतलब ये कंफर्म होगा कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। दोस्तों जब 3 कंफर्म हो गया तो अब होगा क्या, अब होगा आपका अधिकरण कारक। आइए अगर अधिकरण कारक होता भी है दोस्तों तो हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। याद रखेगा अधिकरण कारक में जैसे हम लोग हमेशा रटते हैं, लेकिन रटने के अलावा याद रखेगा हमें अगर कभी परीक्षा में कोई ऐसा सवाल बन रहा है जहां पर समय की बात की जा रही है तो वहां पर आप अधिकरण कारक चूज कर सकते हो। चाहे समय की बात की जा रही है या पार्टिकुलर किसी स्थान की बात करी, वहां भी आप चूज कर सकते हैं, या दूरी या फिर इस तरह का कुछ कंपैरिजन किया जा रहा है, वो अगले साल आएगा, एग्जाम अगले महीना होगा, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, वहां पर अधिकरण तत्पुरुष किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर आप ऑप्शन नंबर 3 करिएगा। यहां भी बहुत सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया था, ठीक है। सही करिए, सही करिए, ठीक है। समिति शब्द का बहुवचन क्या है, ध्यान से पढ़िए और बताइए मुझे समिति शब्द का बहुवचन क्या है, ठीक है। समिति का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, समिति का बहुवचन होगा समितियां। लेकिन लिखा कैसे जाएगा दोस्तों, यह लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। समिति, समिति दोस्तों ये ऐसे लिखा जाएगा, समितियां हो जाता है, ठीक है। इसको याद रखेगा, ठीक है। समिति का बहुवचन क्या हो जाता है, समितियां हो जाता है। तो सिंपल सा है, यहां पर आप ऑप्शन नंबर 4 कर लीजिएगा। ये तो गलत है, यहां पे समितियों गलत है, यहां पे ये गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 कीजिएगा, बहुत आसान है। करा दिए गए विकल्पों में से भर्ता, भर्ता का क्या लिख रहा है, स्त्रीलिंग बताना है। कल दोस्तों हम लोग पढ़े थे नेता का स्त्रीलिंग, ठीक है। नेता का जब हम स्त्रीलिंग करते हैं तो नेता का नेत्री हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जब कभी भर्ता का करेंगे तो भर्ता का क्या हो जाता है, भर्तृ हो जाता है। क्या हो जाता है, भर्तृ हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे आप कर लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, भर्ता का भर्तृ हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। करा उच्च श्रृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करना आपको, ठीक है। जो समानार्थी नहीं है उसका चयन करना, ठीक है। किसका पूछा दोस्तों, उच्च श्रृंखल का पूछा है। उच्च श्रृंखल का समानार्थी शब्द होता क्या है, तो देखिए उच्च श्रृंखल को आप कह सकते उद्दंड, ठीक है, ये सही है। उच्च श्रृंखल को अक्खड़ कहा जाता है, एकदम अक्खड़ टाइप का आदमी है, ठीक है। उच्च श्रृंखल को याद रखेगा निरंकुश भी कहा जा सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा उच्च श्रृंखल को भुक्खड़ नहीं कहा जाता। भुक्खड़ उसे कहा जाता है जो हमेशा खाने के लिए क्या रहता, तत्पर रहता है। उसे लोग गांव में कहते हैं ना, एकदम भुक्खड़ हो क्या, हमेशा खाने पे टूटे पड़े रहते हो, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा, भुक्खड़ आपका नहीं आएगा। आगे देखिए मंदिर, मंदिरा, याद रखेगा यहां पर जो शब्द युग्म दे रहा दोस्तों, मंदिर दे रहा है और मंदिरा दे रहा है, ठीक है। मंदिर और मंदिरा, तो मंदिर का तात्पर्य क्या दोस्तों, पूजा घर से है। मंदिर का तात्पर्य चाहे आप पूजा घर का दो, चाहे आप देवालय का दो, मतलब जहां देवधन आलय, जो भगवान का घर है, आप ये दोनों कह सकते हैं। और मंदिरा का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, मंदिरा का मतलब कई सारे बच्चे सोचते हैं कि सर मंदिरा का तात्पर्य शराब होता है, ठीक है। तो शराब अपनी जगह दोस्तों, लेकिन चीजें यहां पर थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, ठीक है। देखिए यहां पर कई सारे चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं, ठीक है, वो आप ध्यान समझिए। जैसे मंदिरा, मंदिरा का तात्पर्य दोस्तों याद रखेगा, मंदिरा का तात्पर्य, लेकिन शराब तो यहां जैसा कुछ ऑप्शन मिल नहीं रहा है, ठीक है। पूजा घर, पुजारी, घर सवारी, गुफा और बड़ी गुफा कभी नहीं हो सकता, देवालय और अश्वशाला, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहां पर कुछ गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए एक मिनट, कुछ और भी हो सकता है कि यहां पर मंदिर को
दोस्तों कभी कभी हम घर को भी देखो मंदिर कहते हैं। अगर मैंने आपको घर का पर्यायवाची पढ़ाया तो आपको पढ़ाया होगा घर को गृह कहते हैं, घर को निकेतन कहते हैं, घर को धाम कहते हैं, घर को आलय कहते हैं, ठीक है, घर को मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम घर को यहां पर मंदिर मान लें तो मंदिरा को क्या मान सकते हैं दोस्तों? मंदिरा किसे कहते हैं दोस्तों? मंदिरा को क्या मान सकते हैं बताइए? तो मंदिरा को सवारी, एक बार आप चेक करिएगा। देखिए तो पुजारी तो कंफर्म नहीं होगा। देखिए मैं क्या करता हूं, कभी अगर मुझे कभी इस तरह के क्वेश्चन अगर फंसते हैं ना तो मैं एलिमिनेट करता हूं। पूजा घर तो हो सकता था लेकिन पुजारी नहीं हो सकता था, गुफा बड़ी गुफा हो ही नहीं सकता था, देवालय हो सकता था, अश्वशाला नहीं हो सकता था। तो यहां पे आप घर और सवारी जो है एक बार कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक तात्पर्य घर हो सकता है और मंदिरा का तात्पर्य दोस्तों, मंजिरा का तात्पर्य आपका सवारी भी हो सकता है। तो एक बार आप देखिएगा, मे भी आपका ये दो वाला जो है सही हो जाए, एक बार फिर भी आप प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, आगे देखते, ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए ध्यान से, लिख रहा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? कौन सा अनेकार्थी नहीं दोस्तों, वो आपको बताना, ठीक है। तो अनेकार्थी कौन सा है? कनक। कनक माने क्या होता है दोस्तों? कनक माने आपका सोना भी होता है और कनक माने आपका धतूरा भी होता है। सोना, सोना मतलब स्वर्ण की बात कर रहा हूं, और कनक माने क्या होता है दोस्तों? धतूरा भी होता है, ठीक है। अनंत, महावीर और हत्या, ठीक है। तो देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसके मीनिंग में आता क्या क्या, तभी तो आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। जैसे मैं कह दूं अनंत, ठीक है, मैं कह दूं अनंत, तो आपको पता होना चाहिए कि अनंत के और समानार्थी अगर मैं बोल रहा हूं कि अनेकार्थी होता है तो क्या होता है। तो अनंत माने कहा जाता है ईश्वर को भी अनंत कहा जाता है। अनंत याद रखेगा ब्रह्मा को भी कहा जाता है, ठीक है। अनंत याद रखेगा शेष नाग को भी कहा जाता है, शेष नाग को दोस्तों अनंत कहा जाता है। अनंत हम आकाश को भी कहते हैं, ठीक है, इसको भी हम यहां पे अनंत कहते हैं। अब दोस्तों अगला दिया महावीर, ठीक है। तो एक तो महावीर से महावीर स्वामी हो गए और दूसरा महावीर से क्या हो गए? जय हनुमान, ठीक है। तो हनुमान को भी क्या कहा जाता है? यहां पर महावीर कहा जाता है, ठीक है। या जो व्यक्ति बहुत बलवान हो, जो व्यक्ति बहुत बलवान हो उसे भी क्या कहा जाता है? उसे भी महावीर कहा जाता है। लेकिन हत्या का कोई अनेकार्थी नहीं होता दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे जो दिया है ये आपका गलत हो जाएगा। कई सारे बच्चे जल्दीबाजी में गलत कर दिए अनेकार्थी सोचकर, जबकि परीक्षा में यह पूछा गया कि कौन सा अनेकार्थी नहीं है, कौन सा अनेकार्थी नहीं है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए और ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। आप मुझे बताइए कि उन्मुख का विलोम क्या होता है? उन्मुख, ठीक है, उन्मुख का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो उन्मुख का विलोम होता है विमुख। क्या होता है दोस्तों? उन्मुख का विलोम क्या होता है? विमुख, ठीक है। प्रमुख नहीं दोस्तों, विमुख होता है, ना ही सम्मुख होता है, ठीक है। याद रखेगा ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही हो जाएगा। यह अनायास का दे रहा है या समझिएगा। अगर प्रमुख देता ही तो प्रमुख का विलोम मैं गौण कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? प्रमुख का गौण कर सकता हूं। अरे प्रमुख माने प्राइमरी कर सकते हैं, प्राइमरी का तात्पर्य मुख्य होता है, तो मुख्य का गौण कहिए चाहे प्रमुख का गौण कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, कौन सा गलत है? सिर्फ जो गलत है दोस्तों वो आपको बता देना कि गलत है कौन सा, ठीक है। लिख रहा है क्षीर, क्षीर को खीर कहा जाता है, सही है। दही को दही कहा जाता है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। दही नहीं, दधी शब्द होता है, दधी, दधी को दही कहा जाता है, ये आप देखेंगे, ठीक है। दुग्ध का दूध और घृत का घी। तो दोस्तों यहां पे आपको पता चल गया कि यहां पर जो तत्सम शब्द है ये क्या है दोस्तों? आपका गलत दिया गया, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। दही का तत्सम रूप क्या होता है? दधी होता है, न कि दही होता है, ठीक है। ये दधी होता है, इस वजह से आपका गलत हो गया, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। जो तद्भव है बताइए। मैंने आपको बताया था जो शब्द संस्कृत से समान रूप से ले लिए गए हैं उसको तत्सम कहा जाता है, और जिनका रूप परिवर्तित हो गया है उसे तद्भव कहा जाता है। हस्त माने हाथ होता है, हस्ती माने हाथी होता है, ही हो गया और हीरक हो गया। यहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा? तो याद रखेगा, अगर मैं हींग की बात करूं तो हींग जो है दोस्तों ये तद्भव शब्द है, शायद आप ना जानते हो, लेकिन हींग क्या है दोस्तों? हींग आपका तद्भव शब्द है। अच्छा, अब एक आपका दिमाग तो खुल ही गया होगा कि चलिए एक पल के लिए अगर हम मान भी लिए कि हींग तद्भव है तो सर ये बताइए हींग का तत्सम क्या होता है? ठीक है दोस्तों, हींग का तत्सम होता है हिंगू। क्या होता है? हींग का तत्सम क्या होता है दोस्तों? हिंगू होता है। ये आपका तत्सम है और ये आपका क्या है? तद्भव है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िए, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी ज्यादा तैयारी आपकी रहेगी,
ठीक है, तो यहां पे आप देख लीजिएगा। बाकी हस्त माने क्या हो जाता है दोस्तों, हाथ हो जाता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। और हस्ती माने क्या हो जाता है, हाथी। तो याद रखिएगा, हस्त माने क्या होता है, हाथ होता है, हस्ती माने क्या होता है, हाथी होता है, ठीक है। और हीरक माने क्या होता है, जरा मुझे बताइए, कोई बच्चा बताए हीरक का तात्पर्य क्या होता है। हीरक, हीरक सामान्य सी भाषा तो है, डायमंड, हीरा, ठीक है। हीरक का तात्पर्य किससे है दोस्तों, हीरा से है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। अगला लिखा, निम्नलिखित में से यौगिक शब्दों को छांटिए। कल ही दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक ऋण शब्द होता है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, एक योग ऋण शब्द होता है जो मैंने आपको बताया था पर्यायवाची होता है। क्या होता है दोस्तों, यह पर्यायवाची होता है, यह मैंने आपको बताया। और तीसरा बताया था मैंने यौगिक। आज कल आपसे सवाल किया था ऋण के ऊपर, ठीक है, और आज आपसे सवाल किया जा रहा है, जैसे कल ऋण से आपका नाक पूछा गया था, नाक क्या है, तो आपने कहा रूढ़ है, ठीक है। और उसी प्रकार आज आपसे पूछा जा रहा है कि यौगिक शब्द कौन सा है। देखिए दशानन रावण को कहा जाता है, और यह आपका क्या है, योग रूढ़ शब्द। पहचान करिए खाली, ठीक है, जो मैंने बताया, ठीक है। चतुर्भुज दोस्तों ये भगवान विष्णु को कहा जाता है, यह भी आपका योग रूढ़ हो जाएगा। गोपाल कृष्ण को कहा जाता है, यह भी आपका योग रूढ़ हो जाएगा। बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास परोपकार। क्या बचा, परोपकार। तो परोपकार क्या हो जाएगा दोस्तों, यह आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। जो बचेगा वही तो उत्तर करेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा आपका यौगिक शब्द, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आपको, इसको ध्यान से पढ़िए और देखते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। निम्नांकित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी क्या है, शुद्ध है, वो आपको बताना, ठीक है। लिखा है नीरस, ठीक है। नीरस ऐसे नहीं लिखेगा जाएगा दोस्तों, मात्रा यहां बदल जाएगा। पारिवारिक नहीं होता दोस्तों, पारिवारिक होता है। उज्जवल नहीं होता है, उज्जवल होता है, डबल ज होता है। अतिथि दोस्तों यहां पे सही लिखा हुआ, अतिथि जो है दोस्तों ये आपका सही लिखा हुआ। और आपसे पूछा भी था कि आप वर्तनी सुधार करिए, ठीक है। आइए एक बार वर्तनी सुधार और भी कर लेते हैं। नीरस अगर सच में लिखना हो दोस्तों तो कैसे लिखेंगे, नीरस ऐसे लिखा जाएगा, मात्रा इधर रहेगा। पारिवारिक नहीं होता दोस्तों, पारिवारिक होता। पारिवारिक क्या होता है, पारिवारिक कोई शब्द नहीं होता है, पारिवारिक होता है। पारिवारिक क्या होता है शब्द, पारिवारिक शब्द होता है, ठीक है। इसी तरह से उज्जवल नहीं होता दोस्तों, उज्जवल होता है। एक बार याद रखिएगा, डबल ज होता है और दोनों आधे होते हैं, और ये जाकर वह पे टिके रहते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा, दोनों ज दोनों आधे होते हैं और वह पे जाके लगे होते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका उज्जवल लिखा जाता है। तो सही क्या हो गया आपका, अतिथि जो है दोस्तों, जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहा जाता है, ये आपका सही दिया हुआ, ठीक है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, बढ़िया ध्यान से, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, इसके लेखक कौन है, ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यहां से कई सारे सवाल बनते हैं, जैसे आपसे पूछा हिंदी भाषा का इतिहास, ठीक है। एक सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, हिंदी भाषा का इतिहास, ठीक है, हिंदी भाषा का इतिहास, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये किसने लिखा है, ये लिखा है रामचंद्र जी ने, ठीक है। याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से जब आप आगे आएंगे दोस्तों, ठीक है, हिंदी भाषा का इतिहास, ये किसकी रचना है, नोट कर लीजिए यहां पर, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल की रचना, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, एक है हिंदी भाषा में योगदान, ठीक है, हिंदी भाषा में योगदान, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, इस तरह की एक रचना है, वो रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ठीक है। हजारों हजार इनका योगदान है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। एक रचना दोस्तों जो आपसे पूछा जा रहा है, हिंदी भाषा का देखिए मिलता जुलता है ना, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, ठीक है, उद्गम और विकास। याद रखिएगा दोस्तों, ये उद्गम और विकास वाली जो रचना है, ये लिखा है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी ने, ठीक है। उद्गम और विकास किसकी रचना है, उद्गम होना, उदय होना, उद्गम से उदय को जोड़िए और याद रखिएगा यही आपका उत्तर होगा, क्योंकि परीक्षा में जब आता है ना, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलत जवाब करते हैं, ठीक है। ये डॉक्टर उदय नारायण तिवारी दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और एक और किताब है दोस्तों, हिंदी साहित्य का एक इतिहास, डॉक्टर नागेंद्र जी ने भी लिखा है, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। ये जो सेम किताब दो लोगों ने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल जी भी लिखा है और इन्होंने भी लिखा है, डॉक्टर नगेंद्र जी ने, इन्होंने भी लिखा है, तो उस बातों को भी याद रखिएगा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करेंगे तो हिंदी साहित्य की भूमिका, इसको सही करिएगा, ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका भी को याद आया, एग्जैक्ट नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। किसकी भूमिका, तो हजारों भूमिका है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, इसको याद रखिएगा। फिलहाल तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे पढ़िए दोस्तों, उत्तर दीजिए। पुरानी
हिंदुस्तानी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? नई जबान मतलब जो नई भाषा बनी दोस्तों, वो नई भाषा कौन सी है जिसमें मिश्र हो गया, ठीक है। तो याद रखेगा जिसमें हिंदी भी है, उर्दू भी है और अंग्रेजी भी है। क्यों? क्योंकि भारत में इन्हीं लोगों ने शासन सत्ता संभाला था। तो ये हिंदुस्तानी भाषा है, याद रखेगा, ये हमारी अपनी भाषा की चर्चा यहाँ किया जा रहा है। कल दोस्तों हम लोग मानक भाषा के बारे में पढ़े थे, जिसमें शुद्ध और व्याकरणिक भाषा होता है दोस्तों, वहां मानक भाषा कहा जाता है, परिष्कृत भाषा कहा जाता है, साधु भाषा कहा जाता है, इंग्लिश में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यहां फिलहाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। करा द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। द्वित्व व्यंजन का उदाहरण क्या है? देखिए द्वित्व व्यंजन की खासियत क्या होती है, मैं आपको समझा दूं। कहीं भी जब किसी वर्ण का द्वित्व हो जाए, वर्ण का द्वित्व हो जाए, तो उसका तात्पर्य होता है कि वह वर्ण 2 बार आ गया। जैसे मैंने लिख दिया बच्चा, तो देखिए यहां पर च आ गया बच्चा। जैसे मैंने लिख दिया उज्ज्वल, तो 2 बार ज आ गया, ये हो गया उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल। जैसे मैंने लिख दिया हल्ला, क्या लिख दिया? हल्ला, तो 2 बार ल आ गया, ये होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं, यहां पर देखिए एक ही वर्ण 2 बार नहीं है, 2 बार नहीं, 2 बार नहीं, तो इन सब में नहीं होगा, इन सब में द्वित्व नहीं होता। द्वित्व कहां होता है? जब एक ही वर्ण 2 बार आएंगे दोस्तों, तभी द्वित्व माना जाएगा, अन्यथा उसे द्वित्व नहीं माना जाएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिन व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय वायु जीभ के नीचे से लुढ़कती हुई क्या करती है? बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? लुढ़कती हुई अगर बाहर निकलेगी दोस्तों, तो इसे याद रखेगा, इसे लुंठित व्यंजन कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे लुंठित व्यंजन कहा जाता है। लुंठित व्यंजन का उदाहरण कौन सा दोस्तों? याद रखेगा र जो है लुंठित व्यंजन का उदाहरण है। लुंठित व्यंजन का ही दूसरा नाम है प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन कैसे कैसे सर कंफर्म करिए आप एक बार कि कैसे आप कह सकते हैं। एक बार आप र बोलिए, र र र र, आपको लगेगा कि आपके जीभ बार बार लड़ रही है और कंपन वहां पैदा हो रहा है, र, ठीक है। तो ये हो जाता है प्रकंपित ध्वनि या लुंठित ध्वनि। ये अलग नहीं, एक ही का 2 नाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका उदाहरण हो गया र, ठीक है। पार्श्विक ध्वनि किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है ल को। और वर्ष ध्वनि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है स र ल ज को, ठीक है। ये स र ल ज, ये 4 वर्ण हैं जिनको वत्स ध्वनि कहा जाता है। और काकल्य वर्ण कहा जाता है ह को। किसको कहा जाता है दोस्तों? काकल्य वर्ण ह, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। यहां पर फिलहाल इस बात याद रखेगा, यहां आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रकंपित व्यंजन। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है दोस्तों, ये आपका सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। अगला लिखा है संसार का सही संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है। संसार का सही संधि विच्छेद क्या भाई? तो बताइएगा। संसार का संधि विच्छेद होता है समधनसार। क्या होता है? समधनसार बराबर संसार हो जाता है। और संधि कौन सी आती दोस्तों? तो संधि आती यहां पर व्यंजन संधि। कौन सी आती है? व्यंजन। संस नहीं होता है, श भी नहीं होता है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। यहां सम होगा और म के नीचे हलंत अवश्य दीजिएगा। समधन हार बराबर संसार हो जाएगा, समधन सार बराबर संसार हो जाएगा। समधन हार कर देंगे तो संहार हो जाता है, ठीक है। चलिए और बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से जो शुद्ध वाक्य है वो आपको बताना है। जो शुद्ध वाक्य वो बताइए, ठीक है। लिख रहा है वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, बेफिजूल मत झगड़ो, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। दोस्तों आपसे पूछा था जो सही क्या है, शुद्ध क्या है। दोस्तों यहां पर जो शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, अनेक किताबें हैं, ये आपका क्या है? सही है, ठीक है। बेफिजूल मत झगड़ो, ये आपका गलत है, अशुद्ध वाक्य है। यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, यात्री दूर से आए हैं, अत्यंत दोस्तों यहां गलत है। वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, यह भी गलत है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यह सही होगा, ठीक है। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। दोस्तों यहां पर आपसे क्या पूछा? त्रुटियुक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित से शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। देखिए मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर दोस्तों यह हमेशा बहुवचन में लिया जाता है। और जब ये बहुवचन में है तो यहां दिया मत लिखिए, दिया की जगह आपको दिए लिखना चाहिए, ठीक है। कि मैंने अपना हस्ताक्षर, मैंने नहीं दोस्तों, मैंने अपना नहीं, मैंने अपने होना चाहिए, ठीक है। अभी एक बार देख लेते हैं। मैंने हस्ताक्षर कर दिया गलत हो जाएगा। मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, ये सही हो सकता है। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। अपना मत बोलिए, हस्ताक्षर अपना ही होता, दूसरे का होता नहीं है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये और भी ज्यादा परफेक्ट है। आपको अपना अपने लगाने की क्या जरूरत, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञाएं दी गई
है दोस्तों, ये आपको बताना है कहां भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है, जो महसूस होता हो, अमीर गरीब, समूह मिठास, समूह तो दोस्तों यार समूहवाचक हो जाएगा, जवानी खटास, पुस्तक गंगा, पुस्तक दोस्तों जातिवाचक हो जाएगा और गंगा जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगी, रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति, ये सही हो सकता है, धैर्य चालाकी उदासी सूर्य, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखेगा ये आपका यहां पर ये हो जाएगा, शायद ये कल भी यही आया था क्या, एक बार देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल तो याद रखेगा ये ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां पर सही हो रहा है। विदेश मंत्रालय ने युद्धग्रस्त, ओहो सॉरी, चलिए यहां तक आपका हिंदी मुझे लग रहा है क्वेश्चन यहां पर कम पड़ रहा है, ठीक है। आगे आपका करंट अफेयर का सवाल है, ठीक है, लेकिन एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि करंट अफेयर तुम्हारे लिए, करंट अफेयर अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, करंट अफेयर भी बता दूंगा। कोई एक जो है क्वेश्चन यहाँ पे मुझे लग रहा है या तो आगे पीछे हुआ है या तो कुछ मिस हो गया, ठीक है। ओहो चलो कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, एक सवाल आपका कम हो गया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग मैनेज कर लेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। टोटल आपका 160 सवाल था, कभी एक आध क्वेश्चन हो सकता हो बाय मिस्टेक एरर हो गया, ठीक है। तो चलिए करंट अफेयर का जो सेशन होगा दोस्तों वो अगला सेशन होगा, उसको देखिएगा इत्मीनान से और वहां पे जो भी उत्तर होगा वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आगे दोस्तों और अच्छे से तैयारी करने का प्रयास कीजिएगा कि कितना ज्यादा हम लोग सही उत्तर कर पाते हैं उसके ऊपर विचार कीजिएगा, ठीक है। तो आगे आपका मॉक टेस्ट 3 आएगा, उसके लिए अपनी तैयारी जारी कर दीजिए। आपने 2 मॉक टेस्ट पेपर आपको मिला होगा, हर एक सब्जेक्ट आप इत्मीनान से पढ़ रहे होंगे और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वाकई यूपीएसआई के रिगार्डिंग हम लोग कहां पर कमी महसूस कर रहे थे, उस कमी को दूर करिए। बार बार कह रहा हूं, कमी महसूस करना बड़ी बात नहीं, कमी को दूर कीजिए, अन्यथा बहुत पछताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।